हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहती है, अगर चार्ज पार्टिकल सिर्फ रेस्ट में रहे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो कांस्टेंट स्पीड से तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करती है या ओसिलेशन करती है या सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो साथ में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज का। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विथ ए स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड irrespective of their wavelength। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। अब मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। तो सभी का स्पीड क्या होगा? सभी का स्पीड सेम होगा। इसमें स्पीड डिफर किसी का नहीं होगा। क्लियर है? सिर्फ क्या डिफर होगा, सबका अपना इरेस्पेक्टिव वेवलेंथ होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो अलग अलग वेवलेंथ होगा बच्चों, तो उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। सी बराबर एफ इंटू लेमडा। समझ में आया बात? ये और ये दोनों जो है चेंज करेगा। सी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि जिस वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ में आया? ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, so they do not deflected by electric and magnetic field। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से ट्रेवल करता है तो उसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। The electromagnetic waves show properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सारे चीज़ को शो करता है। रिफ्लेक्शन को ऑब्जेक्टिव बन सकता है, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को शो करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज इन द सेम फेज। बहुत इंपॉर्टेंट। Electromagnetic waves, the electric and magnetic field are always in same phase। The ratio of magnitude of electric and magnetic fields vectors in free space is constant is equal to C। कहने का मतलब ये हुआ कि E0 is equal to CB0 होता है। तो E0 डिवाइडेड बटे B0 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C होता है। देख रहे हैं? आप समझ रहे बात को? मतलब कि E बटे बी इज इक्वल टू सी। तो अब C को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/μ0 ऑप्शन 0। ये बड़ा फेमस है, डायमेंशन के हिसाब से बड़ा फेमस है। पूछेगा कि 1/√μ0 ऑप्शन 0 किसका डायमेंशन होता है? 1/√। कर गया तो स्पीड के डायमेंशन के बराबर होगा। यहाँ पर स्पीड है तो स्पीड के डायमेंशन के बराबर होगा। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मटेरियल मीडियम इज गिवन। मटेरियल मीडियम में क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है बच्चों? घट जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है ना, सी मीडियम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सी मीडियम इज इक्वल टू सी, तो ऐसे होता है 1/μ और ऑप्सलन होता है। अब इसको क्या लिखेंगे? μ0 μr ऑप्सलन नॉट और ऑप्सलन आर ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 1/μ
म्यू नॉट और फिर क्या होगा ऑप्शन नॉट इनटू फिर म्यू आर और फिर ऑप्शन आर। ई वाला हो गया सी। इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरा को एन बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट में आप पढ़ते हो बच्चों। तो इसको आप लिखेंगे इस तरह से, सी मीडियम इज इक्वल टू ई वाला हो गया सी और ई हो गया एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों प्रोपेगेट करता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा है कि दो प्रॉपर्टीज उसको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन शो करता है। इसमें फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है वो होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर होता है मीडियम में इसका वेलोसिटी क्या होता है, घट जाता है। और जब वेव चलता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक डेंसिटी आर इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दोनों सेम होता है। अगर इसमें अगर सारे वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा कौन सा वैल्यू, C इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट और फिर ऑप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे इसके द्वारा पुट कर देते हैं और E के बदले E बराबर क्या होता है, C और B होता है। अब इसका वैल्यू, E का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो पक्का ही आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक वेक्टर of electromagnetic wave is responsible for optical effect and also called light vector. Electromagnetic waves are carry energy and momentum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करता है। तो ये हो गया आपको एनर्जी AC बटे लेमडा और मोमेंटम हो गया एनर्जी बटे C या m×c, मास गुणा वेलोसिटी। क्लियर। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी फेमस है ये देखो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है, इसमें है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शो करता है। इसको हम लोग स्पेक्ट्रम नाम दे दिए। The electromagnetic waves have a continuous wavelength starting from short gamma rays, माने सबसे छोटा गामा रेज होता है, to belong radio waves. The orderly distribution of wavelength of electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum. मतलब ये कहना चाहता है कि ऑर्डर में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ अगर आप शो करते हैं एक ऑर्डर में तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है ऑर्डर में, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पी फंड, है ना। उसी तरह से आपको प्रिज्म भी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें भी आप कलर को शो करते हैं एक ऑर्डर में। यहाँ पर वेवलेंथ को शो किया गया है एक ऑर्डर में। तो याद रखेंगे गामाज का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगी, सो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। गामा बहुत डेंजरस होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। क्लियर, काफ़ी हाई होती है। तो एक्सरे सबसे लास्ट में रखेंगे वेवलेंथ में और रेडियो को सबसे ज़्यादा रखेंगे। देख रहे हैं वेवलेंथ कहते हैं 0.1 से 10⁴ तक। तो रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और गामा का वेवलेंथ सबसे कम है। याद करने का तरीका देखिए, बीच में आ जाइए, बीच में आपको विजिबल है तो विजिबल को सबको याद रहता है 400 नैनोमीटर। ये कितना है, 400 नैनोमीटर से
750 नैनोमीटर तक है, 750 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा, विजिबल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रे रखेंगे और नीचे में इंफ्रारेड रखेंगे, ठीक है। पर गामा के बाद एक्सरे आता है, फिर अल्ट्रा, यही दिक्कत हो करता है, अल्ट्रा की इंफ्रा, ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो अल्ट्रा का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, मतलब कि अल्ट्रा का वेवलेंथ कम होता है, इंफ्रा का ज़्यादा होता है, माने ये ज़्यादा पेंट्रेशन पावर है, ये कम पेंट्रेशन पावर वाला है। इस तरह से एक ऑर्डर में याद रखेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी यूज होगा आपको, है ना। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter। मतलब कि आपको क्या दिया है बच्चों, आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं, E0 दिया हुआ है, E0 इजिकल टू 48 वोल्ट पर मीटर, और फ्रीक्वेंसी F इजिकल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 Hz, इस तरह से लिखा हुआ है ना बच्चों, इतना ही लिखा हुआ। तो ये फार्मूला आपको, व्हाट इज द वेवलेंथ, तो आपको होता है C इजिकल टू एफ इंटू लेमडा। तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, लेमडा निकाल लीजिए, जैसे कि C बटे न्यू सिंबल है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, 2 इंटू 10 टू द पावर 10, इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब कहता है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको E0 दिया हुआ है, तो फार्मूला बताए E0 इजिकल टू CB0, है ना बच्चों। E0 इजिकल टू B0, इस तरह से, तो B0 इजिकल टू E0 डिवाइडेड बटे C, ऐसे B0 इजिकल टू E0 बटे C, E0 इजिकल टू 48 बटे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, है ना बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इसको जरूर याद रखेंगे। C में है, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहा है प्यारे बच्चों कि U जो एनर्जी डेंसिटी है UE, वो किसके बराबर होगा, UB के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं इसमें, है ना। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड UB 1/2 म्यू 0 बटे इंटू B स्क्वायर, है ना बच्चों। अब कहना चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू 0 इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है बच्चों। ये देखो, ये आप जानते हैं, बिल्कुल ये आपको मालूम है, यानी कहने का मतलब है कि आपको मालूम है E इजिकल टू CB, क्लियर है। और क्या मालूम है बच्चों, C इजिकल टू 1/√अंडर म्यू नॉट, और फिर हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, C स्क्वायर इजिकल टू 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो अब सवाल ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी लेकर चलें तो क्या हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ला सकते हैं, यही हमारा चलने का तरीका है। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 म्यू 0, ये देखो बच्चों एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 के बदले क्या लिखोगे बच्चों, एप्सिलॉन 0 के बदले ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1/2 म्यू नॉट 1/2 इंटू 1/म्यू 0 इंटू C, 1/म्यू 0 इंटू C। और प्यारे बच्चों E के बदले क्या लिख लेंगे, C स्क्वायर और B स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये C स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/2 B का स्क्वायर म्यू नॉट। प्यारे बच्चों ये हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपको म्यू UB हो गया। तो UE
इज इक्वल टू यू बी। विश्वास करते हैं कि आप इसको डिराइव कर देंगे, है कि नहीं, है ना। जैसे कि आप देखिए मैं ड्राइव किया हुआ है, ई बराबर सी वी। देखो बच्चों, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ई यहाँ होता है ना, ये देखो ई है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ई है, ई के बदले हमने सी वी रख दिया, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ओके, ये ऐसा हो गया सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू 1/μ0/0, तो यू ई 1/, अब इसको देखो सी स्क्वायर के बदले क्या लिखे बच्चों, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 और ε0। अब इसको बच्चों यहाँ पर सी स्क्वायर के बदले इतना लिख देंगे, ये कट जाएगा बच्चों और ये बढ़ जाएगा, देखो ये बराबर हो गया। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है वेव से रिलेटेड है, और काफ़ी इसको ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी ध्यान से। Suppose that the electric field of an electromagnetic wave in vacuum E is equal to 3.1 Newton per Coulomb, cos 1.8 radian per meter Y, plus 5.4 into 10 to the power 6 radian into T, radian per second into T into I। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस लिखो बच्चों या साइन लिखो, के एक्स यानी के वाई लिखा हुआ है, प्लस ओमेगा इंटू टी। प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर लिखा हुआ आई कैप। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है बच्चों, एक्स एक्सिस में, दिस इज द आई कैप। प्यारे बच्चों ये आई कैप बता रहा है कि ये किधर है, तो ये ई है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किधर है, आई कैप है। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के तरफ है ना बच्चों। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, के वाई है, के वाई, अगर यहाँ पर के जेड होता, के एक्स होता, तो पहली बात की आई है तो एक्स यहाँ कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर कभी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, एक्स कभी नहीं हो सकता। जेड हो सकता है, अभी फिलहाल वाई है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वाई जो होगा एक्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर जेड होगा तो जेड भी एक्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक्स है मतलब आई है। तो इस तरह से वेव होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि वेव किधर जा रहा है, निगेटिव में। वेव किधर जा रहा है, निगेटिव में, तो ये वेव जो जा रहा है प्यारे बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। अगर यहाँ पर निगेटिव होता प्यारे बच्चों तो वेव कहाँ जाता, पॉजिटिव में जाता, ये समझो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि वेव आपको दिया रहेगा बच्चों, और इस वेव के हेल्प से आपको तमाम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बारी बारी से कैलकुलेट करना है, जो काफ़ी आसान है अपने आप में। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अभी बताएं प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर y है बच्चों, y है और प्लस है, तो माइनस y डायरेक्शन। देखो क्या आंसर दिया हुआ है, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। व्हाट इज द वेवलेंथ, तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर के बराबर जो होता है, याद रखिएगा के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इसको कर लिखते हैं 2π/λ, है ना बच्चों। अब यहाँ देखो यहाँ पर ओमेगा है, ये क्या है, ओमेगा लिखा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, तो यहाँ से ओमेगा लेके लिख सकते हैं। एक वेव स्पीड लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा/K, दिस इज द वेव स्पीड, दिस इज द ओमेगा 2π/T चाहे फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा बच्चों आपको 2π/λ। तो यहाँ से देखेंगे E इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द वेव, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, E इक्वल टू E0 cos ky प्लस ओमेगा टी आई कैप, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन तो देख ही रहे हैं, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो E0 बराबर क्या है, 3.1 है कोई न्यूटन पर कूलम, और K इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1.8। तो देखो बच्चों यहाँ पर सब कंपेयर कर करके लिख दिए हैं, E0 K ओमेगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट K बराबर 2π/λ, ओके। तो λ इज इक्वल टू हो गया 2π/K,
2 इंटू 3.14, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सी में है बच्चों कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, देखिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है सी में। तो फ्रीक्वेंसी आपको यहीं से मिलेगा, ओमेगा बराबर 5.4 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी न्यू इजकल टू ओमेगा बटे 2 पाई, तो 5.4 इंटू 10⁶ बटे 2 इंटू 3.14 हॉर्ट्ज, 8.6 इंटू 10⁵ हॉर्ट्ज। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 इज इक्वल टू E0 बटे C, E0 का वैल्यू 3.1 डिवाइड बाई दिस। क्लियर है? अब क्या है बच्चों, D के बाद E, राइट एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट्स ऑफ द वेव। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख दिया है आप, देखिए आप क्या लिखे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे ना यहाँ पर, तो यहीं पर आप अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड लिखिए तो कैसे लिखेंगे, B इज इक्वल टू B0 वेक्टर, वेक्टर यहाँ पर हटा दीजिए इसको वेक्टर, अब कॉस क्या लिखेंगे, सेम KY प्लस ओमेगा T, और ये है I के तरफ जा रहा है तो ये जाएगा J के तरफ, है ना बच्चों, और वेव जा रहा है Y के तरफ, और सॉरी ये जाएगा आपको Z K के तरफ, ऐसे लिख देंगे। तो B0 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पुट कर दीजिए, कॉस K का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं आप, इसको पुट कर दीजिए, और ओमेगा का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ रख दीजिए, हो गया रिजल्ट। प्यारे बच्चों अगर रिजल्ट आप देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग Z एक्सिस, बिल्कुल, चूंकि वेव किधर जा रहा है I में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है Y में, तो Z में होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, इधर वेव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि राइट एंगल है ना, ये हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B0 कॉस KY प्लस YT K कैप। B0 का वैल्यू ये कैलकुलेट कर दिया, कॉस K का वैल्यू आपको ये इसने कैलकुलेट किया, तो K का वैल्यू दिया हुआ है और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, बस हो गया आंसर। प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का या 2 नंबर का आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्चुअली डायग्राम। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है ए और बी, दो क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रेवलिंग इन मीडियम विथ द स्पीड v इज इक्वल टू वी आई कैप। कहने का मतलब कि वेव जो जा रहा है प्यारे बच्चों वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। ड्रॉ अ स्केच शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों वेव जा रहा है किधर, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में वेव कब जाएगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो वाई में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा प्यारे बच्चों, जेड में होगा, तभी तो ये आएगा क्या, ई बी और प्यारे बच्चों जे क्रॉस के, तो यहाँ पर हो गया E इंटू बी और ये हो गया I। देखो प्यारे बच्चों ये जो I है ये बता रहा है कि वेव जो है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। जो लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज डिटरमाइंड बाय E क्रॉस बी। E क्रॉस बी के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं बच्चों। I इज इक्वल टू जे क्रॉस के हम लिखेंगे, सही बात है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, Y में, जैसे कि Y में, तो इसको डायग्राम दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये हो गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो Y में है, ये है एक्स वेव जा रहा है, और ये है प्यारे बच्चों जेड एक्सिस, तो इसमें ऐसे दिखाएंगे, देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y में ऐसे दिखा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, मतलब कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझे प्यारे बच्चों, ये वाला और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ये हो गया प्यारे बच्चों बी नॉट, तो ई नॉट और बी नॉट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर का ग्राफ है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाई में है और ये क्या है प्यारे बच्चों जेड में, मतलब कि ऊपर है, ये है ऐसे इधर, ई है मैग्नेटिक फील्ड है इधर ऐसे, और वेव जा रही है ऐसे, इस तरह से है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में बी है करके हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे देखो प्यारे बच्चों द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E0 बटे CB0, बड़ा इंपॉर्टेंट है, E0 इज इक्वल टू CB0, बहुत फेमस है,
अरे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, what is the source of energy of these waves, write mathematical expression for electric and magnetic fields of the electromagnetic wave propagating along z axis, write the important two important property of electromagnetic waves। मतलब कि जेड की तरफ जाएगा प्लस जेड की तरफ, तो कैसा इक्वेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, मतलब कि चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करे या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, वही आपको क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन जेड एक्सिस, अगर प्लस जेड है, यहाँ पर क्या है कि प्लस जेड की तरफ जा रहा है, तो ऐसा इक्वेशन होगा। देखिए यहाँ पर जेड रहेगा, के साथ क्या रहेगा बच्चों, जेड, और यहाँ माइनस रहेगा, देखिए जेड हो गया। तो ये एक्स एक्सिस में है, इसमें जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर जा रहा है बच्चों, वो जा रहा है आपको आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस में, और ये किधर है प्यार बच्चों, जे कैप, मतलब कि ये है वाई एक्सिस में, लेकिन वेव कहाँ जा रहा है, जेड में, प्लस जेड में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों इसके प्रॉपर्टी देखो, दो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, और मोशन भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे हैव ट्रांसवर्स नेचर। काफ़ी सुंदर ये प्रॉपर्टीज है। ट्रांसवर्स नेचर कहने का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगी और एनर्जी इस तरह से चलेगी, मतलब कि पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा और एनर्जी का प्रोपेगेशन ऐसे होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल वाइब्रेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both are perpendicular to each other, so called transverse nature of wave। जैसा कि लाइट है, लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर होती है, ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। प्यारे बच्चों एक लास्ट हम बहुत कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। प्यारे बच्चों कंडक्शन करंट जो मेटल वायर में होता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर दो प्लेट दिया हुआ है इस तरह का प्लस और माइनस, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगी प्यारे बच्चों, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समय के अनुसार चेंज करता है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। प्यारे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। A capacitor made of two parallel plates of each of the area A and separation D is being charged by an external source so that displacement current inside the capacitor के अंदर होता है बच्चों displacement current is the same as the current charging the capacitor। कंडक्टर मेटल में आपको कंडक्शन करंट, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट है, इन दोनों के बीच प्यारे बच्चों डी दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया ए दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू। प्यारे बच्चों आप जब कैपेसिटर पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये बातें डिस्कशन होती है। इन फिगर कंडक्शन करंट इज फ्लोइंग इन द वायर कॉजिंग द चार्ज ऑफ दिस प्लेट्स। प्यारे बच्चों कंडक्शन करंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं कंडक्शन करंट के बारे में, सही है प्यारे बच्चों। अब देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स जो होता है वो आई डी इक्वल टू ऑप्शनल जीरो डी फाई ई अपन डी टी। इसके द्वारा जो फ्लक्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी वो इसी एरिया से पास करेगी बच्चों, और इस एरिया में इन करेगी तो एक फ्लक्स आ जाएगा, तो ये यहाँ पर एक फ्लक्स मिलेगा। वो फ्लक्स जो है हो सकता है कि समय के अनुसार चेंज करता हो, तो डी फाई ई अपन डी टी, फाई ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही है प्यारे बच्चों। यूजिंग गॉस थ्योरम इफ वन ऑफ द प्लेट इज इनसाइड द डिफरेंट टाइप्स गॉसियन सरफेस, मतलब कि एक गॉसियन सरफेस ले लिए उसके अंदर ये प्लस क्यू चार्ज आ गया,
तो क्या होगा कि इसका फ्लक्स जो होगा वो क्यू बटे ऑप्शनल नॉट होगा। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे ऑप्शनल जीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको पढ़े होंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे ऑप्शनल जीरो हुआ प्यारे बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू ऑप्शनल जीरो डी अपन डी टी क्यू बटे ऑप्शनल जीरो है ना प्यारे बच्चों। ये हो गया आपको फ्लक्स। फ्लक्स के बदले यहाँ फ्लक्स है, फ्लक्स के बदले मैंने क्यू बटे ऑप्शनल जीरो लिखा। प्यारे बच्चों ऑप्शनल जीरो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शनल जीरो इस तरह से कट जाएगा। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। प्यारे बच्चों कंडक्शन करंट क्या है, डी क्यू अपन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डी क्यू अपन डी टी। तो इस कंडीशन में क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन इस सेकेंड थर्ड मान सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसको फर्स्ट मान सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बोथ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज़्यादा आएगा, तो हम लोग जस्ट अब ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।